वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में सत्र 2022-23 वालों के लिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और हम इस मॉडल पेपर को बताने से पहले आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए जाने का ये मतलब है कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा एकदम इसी पैटर्न पर होगा। तो इसका पैटर्न क्या है हम आपको ये बताएंगे। आपको किस तरीके से एग्ज़ाम देना रहेगा हम ये बताएंगे, और इस मॉडल पेपर को पूरा हल भी करवाएंगे। और अगर आपको ये मॉडल पेपर चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद लिंक दे देंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्णांक 70 है और 70 ही रहेगा, और समय 3 घंटे 15 मिनट है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। और कुछ सामान्य निर्देश हैं, हम इस सामान्य निर्देश को भी देख लेते हैं। पहला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। थोड़ा सा हम इसे और ऊपर करते हैं और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो पहला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि जो यूपी बोर्ड का पेपर हो और उसमें पहले जो 20 प्रश्न हो वो बहुविकल्पी हो। ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस साल 2023 से होने वाला है। जिनका उत्तर OMR सीट पर दिया जाना है। OMR सीट आपको दी जाएगी। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं जाएंगे। ये सब निर्देश है, इन सबको आपको फॉलो करना होगा। अगर आप ये सब फॉलो नहीं करते हैं तो आप फेल हो सकते हैं। यूपी बोर्ड आपको फेल कर सकता है या आपका नंबर काट सकता है। और अगर आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे, या तो आप अर्धवार्षिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो खंड बाम 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख हैं। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। तो ये कुछ निर्देश थी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से पढ़िए। चलिए अब हम इस पेपर को समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से 1815 की वियना संधि से संबंधित है। तो निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन। नेपोलियन ही 1815 की वियना संधि से संबंधित है। अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, यूपी बोर्ड ने सभी विषयों का मॉडल पेपर बना दिया है और मैंने सभी विषयों का मॉडल पेपर आपको दे भी दिया है और उसका सॉल्यूशन भी दे दिया है। तो जब यह वीडियो ख़त्म होगा तो लास्ट में एक पे स्क्रीन पर आएगी, आप उस प्लेलिस्ट से उस प्लेलिस्ट की इस वीडियो की सारी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की जो सारी प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इसके बाद अब दूसरा प्रश्न शुरू होता है कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो सत्ता की साझेदारी का बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व ये है कि संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? तो भारत में गेहूं की कीमत 50% गिरने का ये कारण था कि महामंदी का कारण था। महामंदी के कारण ही गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। ब्रिटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? तो ब्रिटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से अमेरिका में स्थित था। कहाँ? अमेरिका में। यही इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार में से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कठोर संविधान। कठोर संविधान जो कि संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। इसके बाद छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? तो इसमें सामाजिक विभाजन का कारण धर्म भाषा दोनों है। जब धर्म और भाषा दोनों जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा सा वाला, जो कि आ और बा दोनों सही है। अगला प्रश्न है सातवां वाला, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालिका और बालिकाओं की संख्या में असमानता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, बल्कि इसका सही आंसर हो जाएगा समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। फिर अब आठवां प्रश्न पे हम आ गए हैं,
राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस से हुआ है। कहाँ से हुआ है? फ्रांस का। इसका आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। चलिए हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था? तो उन्होंने ज्यूसेppe मैत्सनी को माना था। अब अगला प्रश्न है 10वां वाला, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ाती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है, आ एवं बा दोनों। यही आपका आंसर सही है। 10वें का सा वाला सही हो जाएगा। जब 11वां प्रश्न है, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो मृदा नवीकरण योग्य संसाधन है। ये वाला प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो हर साल पूछा जाता है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई है। पंजाब में सिंचाई बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर भूमि संकुचन हो गया है। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर आप इम्पोर्टेंट का निशान लगा लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को रोजगार की परिस्थितियों पर नहीं, आर्थिक क्रिया की प्रकृति पर नहीं, इसे उद्यम के स्वामित्व पर वर्गीकृत किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से तात्पर्य है कि भूमि का कट कर बह जाना। तो यहाँ पर भूमि का कट कर बहने का कोई नहीं दिया गया है, तो जब कोई नहीं होगा तो हम इस पर भूमि का अनुपजाऊ होना, इसका आंसर हम मानेंगे। 16वां प्रश्न है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो गोंडवाना कोयला का जमाव चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसे आपको हमेशा याद रखना है। इसके बोर्ड द्वारा दिए गए मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके हर एक प्रश्न ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? ठीक है, देखिए सभी प्रश्न एक एक नंबर के दिए गए हैं, सभी प्रश्न एक एक नंबर के दिए गए हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों के बगल में एक एक नंबर लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमि का ज़्यादा समर्थन मूल्य नहीं, उसके पास तो भूमि ही नहीं, तो वो उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य क्या करेगा? वो अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, ये कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं है। बल्कि इसका आंसर ये है, जब वो भूमिहीन है तो उसको आप अधिक मजदूरी दीजिए तो सब कुछ कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? कौन सा, यानी हमें इन चारों में से कौन सा हमें छांटना है कि कौन सा जो व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। तो सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधक का प्रयोग कर सकती है। यस, ये तो है, ये है, लेकिन इसका आंसर नहीं है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, ये भी सत्य है। तो इसका तब आंसर क्या हो जाएगा? जब सारे सही हो जाएंगे। तो विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, यही गलत है। जब यही गलत है और ये दा वाला भी सही, क्योंकि अधिकतर देश व्यापार अवरोध का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सा वाला। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं? तो यह भूतापीय ऊर्जा। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, यही प्रश्न है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, या उपरोक्त सभी। ये आखिरी प्रश्न है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करिए, और नहीं पता है तो आप कमेंट में देख लीजिए, मैंने कमेंट में किया हुआ है। चलिए अब हम अगले वर्णनात्मक प्रश्नों की तरफ खंड बा में बढ़ते हैं। इस साल देखिए समाज विज्ञान का मॉडल पेपर बहुत ही आसान हो गया। कैसे हो गया अभी हम बताते हैं। तो यहाँ पर खंड बा शुरू होता है, ये 50 अंक का है, ठीक है।
तो यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। तो प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा अथवा 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। ये देखिए एक ही प्रश्न है, लेकिन इसमें भी अथवा करके दिया हुआ है, तो आप इन दोनों में से कोई एक करिए तो भी आपको 4 नंबर मिलेगा। यहाँ पर आप दूसरे प्रश्न में भी देख सकते हैं कि अथवा करके दिया हुआ है 4 नंबर का। फिर इसके बाद आप तीसरे प्रश्न में भी देख सकते हैं कि अथवा करके दिया हुआ है। तीसरे प्रश्न में भी 4 नंबर का ये अथवा करके दिया गया है। फिर इसके बाद चौथे प्रश्न में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं, इसमें भी अथवा करके दिया हुआ है। आप चाहे ये ऊपर वाला चौथा वाला कीजिए या चाहे आप ये नीचे वाला कीजिए, 4 नंबर आपको मिलेगा। फिर इसके बाद अब 6 नंबर वाले प्रश्न है वर्णनात्मक 2, उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। इसमें महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलनों के कारण इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। तो इसमें देखिए 2 प्रश्न है, एक तो कारण, एक तो क्यों स्थगित कर दिया। तो ये 4 + 2 इस प्रकार से आपको 6 नंबर मिले हैं। या इसमें भी आपको अथवा करके दिए हुए हैं कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। तो देखिए कि जहाँ पर 2 प्रश्न रहेंगे तो वो 6 नंबर का हो जाएगा और इसका उत्तर आपको 150 शब्दों में यानी लगभग 1 पेज में आपको दे देना है। छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में भी आपको आप देख सकते हैं अथवा करके दिया हुआ है कि छठे प्रश्न में भी आपको अथवा करके दिया हुआ है। तो कितना आसान है कि अब जितना ज़्यादा प्रश्न दिए हुए हैं हमें उसका आधा ही करना है। सातवें प्रश्न में भी अथवा करके दिया हुआ है, तो इसलिए ये काफ़ी आसान हो चुका है। और ये जो बड़े बड़े हैं यहाँ पर हम इससे सवाल सॉल्व नहीं करा सकते, इसलिए आपको इसको स्वयं से सॉल्व करना है। तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद भी होगा। तो मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। तो ये हुआ प्रश्न। इसके बाद ये मानचित्र संबंधी प्रश्न। मानचित्र संबंधी प्रश्न में अक्सर लोग गलती कर देते हैं, तो हम इसे आपको आज बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि आप गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। ये लोग प्रश्न को ही नहीं समझ पाते हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ये देखिए चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है कि किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। देखिए सही नाम व सही अंकन हेतु 1/2 यानी आधा 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 अंक निर्धारित है। सही नाम के लिए आधा नंबर और सही जगह पर लिखने के लिए आपको आधा नंबर दिया जाएगा। जैसे कि पहला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो वह स्थान कहाँ है, वह स्थान अमृतसर है। तो आपको नक्शा दिया जाएगा, उसमें आपको अमृतसर दर्शाना है। तो अगर आप अमृतसर अच्छे से लिख देते हैं, कापी में भी आपको लिखना है और फिर नक्शे में भी आपको लिखना है। तो अगर आप अमृतसर लिख देते हैं अपने कापी में तो उसके लिए आपको आधा नंबर मिल जाएगा। और अगर नक्शे में भी सही जगह पर लिख देते हैं तो उसके लिए भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको यह मानचित्र संबंधी प्रश्न करने हैं। फिर इसके बाद आते हैं कि दृष्टिहीन के लिए, यानी जिनके आँखों में कुछ दिक्कत है, तो उनके लिए ये प्रश्न है यहाँ पर मानचित्र कार्य। नहीं, दृष्टिहीनों के लिए तो नीचे दिया हुआ है। अब फिर इसके बाद है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह द्वारा, नर्मदा नदी पर बांध, महानदी, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन। तो ये हुआ प्रश्न। और इसके बाद अब अगर आप नीचे डाउनलोड करना चाहते हैं इस लिंक को तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ।